अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करना है। इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने 9.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे जो है वो इसकी जो हमने क्वेश्चन देखने हैं उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं और की फार्मूलाज हैं। मैंने जो है हर क्वेश्चन से पहले जो है वो उसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फार्मूलाज राइट किए हैं जो उस क्वेश्चन से मिलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और फिर इससे मिलते जो हमारे पास की पॉइंट्स होंगे वो हम देखेंगे, फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम उसको देखें तो उसमें कहता है कंसिडर अ डाटा सेट ऑफ मंथली सेल्स फिगर अ पोलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल। एक पोलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल है पी ऑफ एक्स fitted to this data. If the observed sale in the fifth month are 240 units, find the percentage error. अब इस क्वेश्चन में हमने परसेंटेज एरर को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है पहले हम पोलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल देख लेते हैं। वो क्या होता है? पोलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो अप्रोक्सीमेट करती है हमारे पास रियल वर्ल्ड ट्रेंड को। इसको सिंपल अल्फाज में इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं या कंपनी अपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम अपना एक बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, हम एक फार्मूला, ये एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जो हमें ये बताती है कि हमारे जो है वो कौन से मंथ में कितनी सेल होगी। हम उसको आइडियली लेके चलते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मंथ में हमारे पास कितने यूनिट सेल होंगे, सेकंड में कितने होंगे, और ये चलते चलते हमारे पास जब 10th मंथ आएगा तो उसमें कितने यूनिट्स हमारे सेल होंगे। ये जो प्रिडिक्शन हम करते हैं, इस प्रिडिक्शन के मॉडल को हम पोलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल कहते हैं। ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड जो भी होता है उससे हम अपना हर बिजनेस का स्पेसिफिक बनता है तो मॉडल बनता है, तो ये वहाँ से आता है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें एक मॉडल दिया है और कहा है कि ऑब्जर्व किया गया है कि 5वें मंथ में 240 यूनिट्स जो हैं वो सेल हुई है। अब अगर 5वें यूनिट में ये ऑब्जर्व है, मतलब ऑब्जर्व का मतलब है एक्चुअल में किसी ने एक कंपनी की ये दिया है डाटा, एक्चुअल में 5वें महीने में 240 हुए हैं। तो कहता है कि अगर हम इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो अपना डाटा निकालें तो फिर क्या 240 यूनिट सेल बनते थे या हमने कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ, तो हमने ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, उसके लिए हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर हमें वही बताता है कि हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू जो इस फार्मूले से आएगी और एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है 240 यूनिट्स, वो वाली, उसमें कितना डिफरेंस आता है। ये प्रिडिक्शन परसेंटेज एरर का फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें है पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर प्लस x माइनस 3। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 5। फिफ्थ मंथ का डाटा हमें चाहिए तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा p ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 2/5 का स्केयर प्लस 5 माइनस 3। इसको देखें तो 5 का क्यूब हमारे पास 125 आता है, माइनस 5 का स्केयर आ गया 25, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया प्लस 50 और प्लस 5 माइनस 3। इसको सॉल्व करें तो पी ऑफ 5 जो है ये हमारे पास आ जाता है 175, 80 एंड 177 यूनिट। और ये हमारे क्या है, ये हमारी है प्रिडिक्शन। ये सारा जो हमने सॉल्व किया है ये प्रिडिक्शन है बाय यूजिंग आवर मॉडल। जो हमने मॉडल बनाया था उससे हमने प्रिडिक्ट किया। तो प्रिडिक्शन में हमारे पास जो है वो 177 यूनिट्स हैं, लेकिन एक्चुअल कितने हैं वो हमने जो अपनी डाटा है उसमें देखते हैं तो 240 यूनिट्स एक्चुअल थे। तो हमें मतलब कि डिफरेंस तो आ गया कि फार्मूला हमें 177 यूनिट्स बता रहा है और एक्चुअल में कितने थे 240। तो हम इसका एरर फाइंड करते हैं। तो हम इसमें एरर को फार्मूला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि हम नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कर देते हैं। तो इसका फार्मूला है ऑब्जर्व वैल्यू
माइनस कर देंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो प्रिडिक्टेड जो है हमारे पास 177 है और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 240 यूनिट्स है। तो 240 माइनस 177 हम कर देंगे तो हमारे पास जो एरर आएगा वो हमारे पास कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर वो यहाँ पे आ जाएगा 63 यूनिट्स का एरर आ गया हमारा। अब हमने क्या करना था, हमने तो यहाँ पे फाइंड करना था इसका परसेंटेज एरर फाइंड करना था, तो हम वो लिख लेते हैं परसेंटेज एरर। तो उसका हमने फार्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज एरर का। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला है वो आ जाएगा ऊपर वही वाला जो हमने अभी एरर निकाला है, एब्सोल्यूट एरर। ये एरर है एब्सोल्यूट एरर, इसको हम डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू से। ऑब्जर्व वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एब्सोल्यूट एरर है 63 यूनिट्स और डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व हमें था 240, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ऊपर आपके पास बन जाता है 6300/240 परसेंट आ जाता है, ये कैंसिल और बाकी चीज़ें आप कैंसिल करें तो और डिवाइड करें तो आपको जो परसेंटेज एरर मिलेगा, परसेंटेज एरर वो आ जाएगा 26.25%। मतलब हमने जो फार्मूला बनाया था, जो मॉडल बनाया था, वो हमें 26% जो है वो रॉन्ग आंसर दे रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन से डाटा निकाल के हमने आंसर फाइंड आउट किया है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और ये भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है, उसी कैटेगरी का है। इसमें एक रिटेलर कंपनी की बात हो रही है। उसने भी एक अपना मॉडल बनाया जो वीकली प्रोडक्ट की डिमांड को बताता है कि हमें हर वीक कितनी प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर होगी, कितनी प्रोडक्ट हमें जो है वो डिमांड है हमारी। तो डी ऑफ डब्ल्यू उन्होंने अपने फंक्शन का नाम रखा है अपने मॉडल का, और यहाँ पे डी ऑफ डब्ल्यू क्या है, ये डिमांड बताता है और डब्ल्यू यहाँ पे वीक बताता है। डब्ल्यू आप फर्स्ट वीक की बात करें, सेकंड वीक की, थर्ड वीक की, इसी तरह से आपने ये वीक पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को टू प्रिडिक्ट द थर्ड वीक। मतलब कि हमने डब्ल्यू क्या पुट करना है, डब्ल्यू की 3 वैल्यू पुट करनी है। ऑब्जर्व डिमांड क्या था 22 यूनिट्स, मतलब एक्चुअल जो हमने जो एक्सपीरियंस किया वो 22 यूनिट था। हमने इसकी प्रिडिक्शन एरर फाइंड करनी है। तो प्रिडिक्शन एरर का फार्मूला सिर्फ ऑब्जर्व डिमांड में से प्रिडिक्टेड डिमांड हम माइनस कर देंगे। प्रिडिक्टेड डिमांड क्या होगी, जो हमें ये फार्मूला बताएगा, ये डी ऑफ डब्ल्यू वाला, ये प्रिडिक्टेड डिमांड होगी और एक्चुअल जो है ऑब्जर्व वो 22 है। अब यहाँ पे हमने एक तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। प्रिडिक्शन एरर हम पहले ही बता चुके हैं, जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू और उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है, और की फार्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आ जाएगा हमें गिवन है डी ऑफ डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w स्क्र प्लस 5w माइनस 4। यहाँ पे जो है वो डी ऑफ डब्ल्यू प्रिडिक्टेड डिमांड है, वेयर ये जो डी ऑफ डब्ल्यू है ये क्या है, ये प्रिडिक्टेड डिमांड है। मतलब जो हमें जो है ना वो हमारा मॉडल बताएगा वो डिमांड है। और डब्ल्यू क्या है, एंड डब्ल्यू क्या है वो वीक है, वीक नंबर। मतलब जिस वीक की हमने बात करनी है ये वीक नंबर है। तो हमने फाइंड करना है, हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे टू फाइंड द थर्ड वीक। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व डिमांड हमें बताई गई है वो है 22 यूनिट। 22 यूनिट्स हमारी ऑब्जर्व डिमांड है। और हम यहाँ पे जो प्रिडिक्टेड है वो हम देख लेते हैं। प्रिडिक्टेड डिमांड वो हम देख लेते हैं, वो हम फाइंड करेंगे। थर्ड वीक की पुट करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, डी ऑफ टी पुट कर देंगे।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे w इज इक्वल टू 3। तो आप पुट करें तो ये आ गया 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4। यहाँ पे आप देखो तो 3 का क्यूब जो है ये आपके पास आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जार 18 प्लस 5 3 जार 15 माइनस 4। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा सारा 20 यूनिट्स, 9 आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, 9 यहाँ पे आएगा प्लस 15, 24 माइनस 4 करेंगे तो 20 यूनिट्स हमारे पास वो क्या है, प्रिडिक्शन है। ठीक है, मतलब डी ऑफ 3 का आंसर है और ये प्रिडिक्टेड डिमांड है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो प्रिडिक्शन एरर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रिडिक्शन एरर के ऊपर। प्रिडिक्शन एरर, और ये हमारे पास है यहाँ पे हम ऑब्जर्व डिमांड में से हम माइनस कर देंगे प्रिडिक्टेड डिमांड को। प्रिडिक्टेड डिमांड हमने माइनस कर दी तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 22 माइनस 20 और वो आ गया 2 यूनिट्स हमारे पास का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे जो सेम मेथड से सॉल्व होगा। और इसमें कहता है कि हमारे पास एक डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है और ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है वो बी ऑफ जेड ये वाला है, और हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके इस फंक्शन के ज़ीरोज़ बताने हैं। तो ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, पहले हम ज़ीरोज़, फैक्टर थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये हमने फैक्टर थ्योरम को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन है, ये क्या होता है कि कोई भी फंक्शन ज़ीरो कब होगा, ये जैसे बी ऑफ जेड है इसकी वैल्यू ज़ीरो कब होगी। अब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन एक हमारे पास बी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय ए ऑफ जेड इस तरह का फंक्शन होता है, जिसमें अगर हमारे पास बी ऑफ जेड हम रखेंगे तो ये हम इसको आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। इसमें बी ऑफ जेड एक नुमरेटर फंक्शन है जो फ्रैक्शन के ऊपर लिखा हुआ होगा, ए ऑफ जेड जो है ये डिनोमिनेटर फंक्शन। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो बी ऑफ जेड को हम ज़ीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे गिवन है हमें, गिवन बी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 2 आ गया। और कंडीशन फॉर फैक्टर थ्योरम क्या है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि आपका जो है वो बी ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, वो क्यों बी ऑफ जेड ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है और उससे हमें आंसर जो है वो ज़ीरो ही मिला करते हैं। तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वेयर और 2 और 1 बनाना है तो माइनस 2 जेड प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से z कॉमन ले लें तो z माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 2 इक्वल ज़ीरो। तो ये z माइनस 2 और z प्लस 1 इक्वल ज़ीरो। यहाँ से z माइनस 2 इक्वल ज़ीरो तो z की एक वैल्यू 2 आ जाएगी और दूसरा z प्लस 1 इक्वल ज़ीरो तो z की दूसरी वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो ये हमारे क्या हैं, z इज इक्वल टू माइनस 1 एंड hence z is equal to minus 1 and 2 are zeros of, ये zeros हैं b of z के। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं और इसमें भी हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन है।
उसमें हमने उसके भी ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के। तो आप देखें तो ट्रांसफ़र फंक्शन एक मैथमेटिकल रेशियो होती है बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड रिलेटिंग टू आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इन द इनपुट एज अ जी डोमेन। तो वो कहता है कि ये हमें आउटपुट देता है, ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये हमें आउटपुट देता है एक बिजनेस मॉडल की तरह। तो इसके हम क्या करेंगे, हमने जो है इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, एच ऑफ जेड यहाँ पे अब हमें एक कंप्लीट फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है। तो पीछे हमें सिर्फ न्यूमरेटर दिया हुआ था, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो तो ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप पी ऑफ जेड को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। और नेक्स्ट चल के हम देखेंगे, अगर हम ए ऑफ जेड को ज़ीरो रखेंगे, ए ऑफ जेड को ज़ीरो रखने से हमें पोल्स मिला करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी बात। तो आप याद रखेंगे कि अगर आप ऊपर नोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ज़ीरोज़ मिलेंगे, अगर आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो पोल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं इस क्वेश्चन में और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन में रख के हम सॉल्व करते हैं। गिवन है हमें, गिवन एच ऑफ जेड है विच इज़ इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वेयर माइनस 0.2z प्लस 0.9। ये आ गया जो हमारे पास इक्वल है बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड के। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे क्या करना है, ज़ीरो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे, सिर्फ हम पी ऑफ जेड को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें उसी से मतलब है और इसी को ज़ीरो के इक्वल पुट करने से हमारा जो आंसर आएगा वो ज़ीरो के लिए पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे जेड स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2, ये पी ऑफ जेड आ जाता है। तो फॉर ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे, फॉर ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ पुट करने के लिए, ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पी ऑफ जेड इक्वल ज़ीरो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल ज़ीरो। फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे हम, तो 2 1 2 और वहाँ से हमारे पास ये 3 भी बन जाएगा। 2 प्लस 1 से जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस z प्लस 2 इक्वल ज़ीरो। z कॉमन लेंगे तो z प्लस 2 आ गया, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो z प्लस 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो z प्लस 2 एंड z प्लस 1 इक्वल ज़ीरो। इनको ज़ीरो के इक्वल पुट करके हमें ज़ीरो मिल जाएंगे। z प्लस 2 इक्वल ज़ीरो, यहाँ से z की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। z प्लस 1 इक्वल ज़ीरो, यहाँ से z की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ज़ीरोज़ ऑफ h ऑफ z आर z इज़ इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज़ इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और इसमें भी हमारे पास जो है वो यही चीज़ है। हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है एच ऑफ जेड और उसकी ये वैल्यू है और हमने ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करने हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमें पता है कि ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है एच ऑफ जेड वो हम लिखते हैं बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन के हम बी ऑफ जेड को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर जो बी ऑफ जेड है इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। बाकी फैक्टर थ्योरम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो एच ऑफ जेड है विच इज़ इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस 0.5z माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय जेड क्यूब प्लस 1। अब हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है कि इसको हम एच ऑफ जेड को क्या लिखते हैं, ये हमारे पास बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड है। मतलब ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है इसको बी ऑफ जेड बोलेंगे
और नीचे वाले को हम ए ऑफ जेड बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेयर हमारे पास जो पी ऑफ जेड फंक्शन है वो आ जाएगा जेड स्केयर माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड zeros, to find zeros we put p of z इक्वल 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्केयर माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल आ गया तो इसको अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले हम ये फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, ये डेसिमल ख़त्म करके फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो आप देखो 0 जेड स्केयर माइनस ये 5/10 आ जाएगा जेड माइनस 5/10 इज इक्वल टू 0। 10 कैसे आया, डेसिमल ख़त्म करके उसकी जगह 1 लगा देते हैं और आगे एक डिजिट है तो उसकी जगह एक 0 आ गया। अब इसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर माइनस इससे 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 कैंसिल और सिर्फ आ जाएगा माइनस 5z और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आप इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें, सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, आप देखो यहाँ पे 5 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये 5 से डिवाइड कर दो तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5z ओवर 5 माइनस 5/5 इज इक्वल टू 0/5। तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 जार 5 5 से और 5 1 जार, तो ये आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सिंपल सी है, वो हमारे पास है 2z स्क्वायर और प्लस 2z, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये भी माइनस है, ये ऊपर भी माइनस में है, -1 और यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -2z प्लस z -1 इक्वल 0। यहाँ से आप 2z कॉमन ले लें तो ये आ गया z -1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो फिर आ जाएगा z -1 इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2z प्लस 1 और z -1 इक्वल 0। जब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2z प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से z इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा और z -1 इक्वल 0 है, यहाँ से z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया और यही दो वैल्यूज हमारी क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन वो क्या आ जाएगी, वो z इज इक्वल टू -1/2 और z इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम सिंपल मेथड से इसकी ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं और इसमें आप देखो तो इसमें कहता है एक सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है और ट्रांसफ़र फंक्शन अगेन है और इसका आप डिनोमिनेटर बताया है, मतलब a ऑफ z। तो वो हमारे पास b ऑफ z ओवर a ऑफ z होता है। तो अब हमारे पास a ऑफ z क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि इसमें आप क्या करें, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। अब हमने पोल्स फाइंड करने हैं। तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि जो पोल्स होते हैं वो हम फाइंड करते हैं a ऑफ z को नीचे वाली वैल्यू को 0 पुट करने से और 0 ऊपर वाले को 0 पुट करने से। तो यहाँ पे ऊपर भी गिवन है कि रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल विद ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो पोल्स हम a ऑफ z को 0 के इक्वल रखने से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप भी बताना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है वो डिस्कस होती है हमारी z की वैल्यू से। अगर हम z की वैल्यू को मॉड्यूल लें, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, अगर ये लेस देन 1 आ जाए, मतलब 1 से आंसर कम होगा, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सिस्टम स्टेबल है। इस चीज़ को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि 0 -1 हमारे पास जो है -1 लेस देन z लेस देन 1, इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। तो मतलब ये कि जो z की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए, वो 0 पॉइंट समथिंग हो।
अगर 0 पॉइंट समथिंग नहीं होगी तो फंक्शन स्टेबल हमारा नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन हमारा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑफ जेड है, इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं जी। तो आप देखें तो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे ए है, हमें गिवन है ए ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर माइनस 0.3 z माइनस 0.4, ये फंक्शन गिवन है। तो फॉर फैक्टर थ्योरम या आप लिखें टू फाइंड पोल्स, टू फाइंड पोल्स वी पुट ए ऑफ जेड इक्वल 0। तो ये आ जाएगा जेड स्केयर माइनस 0.3 z माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। अगेन आप फ्रैक्शन ख़त्म करें, वो फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3/10 z माइनस 4/10 इक्वल 0। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10z स्केयर माइनस 3z माइनस 4 इक्वल 0। तो ये वाली इक्वेशन है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप देखो तो आपको यहाँ पे जो है 10 4 आर 40, आपको 40 और 33 बनाना है, सिर्फ 3, 40 और 3। तो हमें पता है 8 5 आर 40 होता है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए हम 10z स्क्वायर माइनस 8z और यहाँ से आ जाएगा प्लस 5z माइनस 4 इक्वल 0। तो इस ऐसे आ गया। अब यहाँ से आप इसको देख लें तो यहाँ से 2z कॉमन आ जाएगा, तो 5z माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन आएगा तो 5z माइनस 4 इक्वल 0। तो 5z माइनस 4 और 2z प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 5z माइनस 4 इक्वल 0, z इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा और 2z प्लस 1 इक्वल 0 और z इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये दो आंसर्स हैं। अब हमने क्या चेक करना है, हमने तो इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी हमारी क्या है, वो आ जाती है, आप देखो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0.8 आता है और ये माइनस 0.5। अब हमने सिस्टम को स्टेबल चेक करना है, तो आप यहाँ पे लिखें टू चेक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चेकिंग जो है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वो कंडीशन है कि z का जो मॉड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आप 0.8 का मॉडुलस लें, वो लेस देन 1 है, तो ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा क्या है, फॉर दिस वैल्यू हमारा स्टेबल है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं z मॉड इधर भी लेस देन 1 होना चाहिए, तो मतलब इसमें हम पुट करेंगे माइनस 0.5 जो है वो हमारे पास आ जाता है लेस देन 1, और ये हमारा करेक्ट है क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर, ये ख़त्म कर देगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये भी सिस्टम हमारा क्या है, ये भी स्टेबल है। तो बोथ वैल्यूज आर करेक्ट, तो सिस्टम हमारा क्या लिखेंगे, हेंस सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम हमारा स्टेबल है। और ये जो दो वैल्यूज़ हमारी निकली हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास पोल्स है, पोल्स ऑफ फंक्शन, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके ये क्या हैं, पोल्स हैं। इसके बाद हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसमें हमारे पास 7 क्वेश्चन में जो ए ऑफ जेड फंक्शन गिवन है ये भी एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, और हमने अगेन डिटरमिन करना है लोकेशन ऑफ पोल्स और स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। तो सेम हमने ऊपर वाले मेथड की तरह करना है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पोल लोकेशन एनालिसिस कैसे होता है, हम ए ऑफ जेड को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
वो हमारे पास है कि अगर z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 या 1 होगी सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना, यहाँ पे हम वही लिखेंगे, गिवन लिखते हैं यहाँ पे। हमें क्या चीज़ गिवन है, गिवन है हमें a ऑफ z विच इज़ इक्वल टू z स्केयर प्लस 1.2z प्लस 0.35, ठीक है। और हम वही लिखते हैं टू फाइंड पोल, हम क्या करेंगे, वी पुट a ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा z स्केयर प्लस 1.2z प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0। और अगेन हमारे पास ये आ जाएगा z स्केयर प्लस 12/10, क्योंकि हमने वो फ्रैक्शन में बनाना है इसको, और 35 ओवर आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप थोड़ा सा कैंसिल कर लें तो 2 6 और 2 5, इसी तरह से 5 7 और 5 20 तो ये आ जाएगा z स्केयर प्लस 6/5z प्लस 7/20 इज इक्वल टू 0। और अब फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 20। अब सारी वैल्यूज़ को क्या करो, 20 से मल्टीप्लाई करो, पहली वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20z स्केयर। इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20 और 6 4 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24z, और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाता है प्लस 7 इक्वल 0। ये आ गया। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप यहाँ पे इसको पहले देख लो, हम ये 20 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाना है वो आ जाएगा 140, और जो हमने सम बनाना है वो है 24। तो सिंपल तरीके से आप देख लो, 14 मल्टीप्लाई 10 और 14 प्लस 10, तो ये आ जाता है 140 और ये आ जाता है 24। तो ये हमारे पास पेयर 2 बन जाते हैं, इनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आ जाता है 20z स्केयर प्लस आ जाता है 10z प्लस 14z प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ से आप 10z को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 2z प्लस 1, और यहाँ से आप 7 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 7 2 14, 2z प्लस 1 इक्वल 0। और ये मिल जाएगा आपको 10z प्लस 7 और 2z प्लस 1 इक्वल 0। तो 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -7/10 विच इज़ इक्वल टू -0.7। दूसरी जगह पे आप 2z प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -1/2 विच इज़ इक्वल टू -0.5। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पोल्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन आर, पोल्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन आर, जो पोल्स हैं वो आ जाएंगे आपके -0.5 और -0.7। और स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप देखो तो z का मॉडुलस जो है वो आप यहाँ पे पहले -0.5 पुट करो, ये हमारा लेस देन 1 है, और दूसरी वैल्यू पुट करो तो वो -0.7 है, ये भी लेस देन 1 है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम हमारा स्टेबल है क्योंकि जो 2 आंसर्स हैं वो हमारे लेस देन 1 आए हैं। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व की है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेक्चर जो है वो टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।